बैठ जाओ तुम लोग प्रॉपर। बालकृष्ण, वो सही करो कर्टन तो। अब देखो, मैं अभी इंट्रोडक्शन शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक है? और कहीं भी कुछ भी डाउट होगा तो बोल देना है तुरंत, ठीक है? क्या कर रहे हो तुम? बंद करो उसे, बंद करो, तुरंत बंद करो। देखो, अभी कल मैंने जो कुछ भी बताया था वो बातें समझ में आ गई। तो आज हम लोग जावा लैंग्वेज का इंट्रोडक्टरी क्लासेस शुरू करते हैं, ठीक है? अभी तक समझ में आ गया होगा कि जावा लैंग्वेज जो है जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, जेनरिक लैंग्वेज है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिम पे आधारित है। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए काम में आता है, ठीक है? तो जावा की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। और किसी भी लैंग्वेज का हिस्ट्री उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट उसके रूल्स होते हैं, क्योंकि हमको अंत में क्या करना है, लास्ट में रूल्स को ही जानकर कोडिंग करना है ना, हिस्ट्री उतना। फिर भी हिस्ट्री जान लेते हैं। तो जावा लैंग्वेज जो है, जावा लैंग्वेज का जो प्रोजेक्ट है वो ईयर 1991 में शुरू हुआ था, ठीक है? सन माइक्रो सिस्टम एक कंपनी थी। उस कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज़ थे जिन्होंने मिलकर इस प्रोजेक्ट को लीड किया और फिर लगभग 23 मई 1995 तक इसका पहला वर्जन बनके तैयार हो गया था, ठीक है? और प्रॉपरली ये कॉमर्शियली अवेलेबल हुआ कस्टमर्स को 1996 में, ठीक है? उसके बाद ईयर आफ्टर ईयर इसके डेवलपमेंट आते गए, ठीक है? अपडेट्स आते गए और जावा 1.1, 1.2, 1.8 और अभी जैसे JDK 19 चल रहा है ना, जावा 19। इसके जो मेन क्रेडिट जाता है जावा लैंग्वेज को डेवलप करने का, वो कौन है? जेम्स गोसलिंग ना, ठीक है? पैट्रिक नॉर्टन और भी कुछ लोग थे, वो लोग भी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे, लेकिन प्रोजेक्ट हेड कौन था? जेम्स गोसलिंग। ये जब जावा लैंग्वेज को डेवलप किए तो कनाडा की सरकार, कनाडा की गवर्नमेंट इनको ऑर्डर ऑफ कनाडा की टाइटल से सम्मानित किया। जैसे भारत में भारत रत्न होता है, वैसे ही कनाडा का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? सिविलियन अवार्ड मतलब अपने नागरिकों को सबसे हाईएस्ट अवार्ड कौन सा देता है? ऑर्डर ऑफ कनाडा, ठीक है? तो जेम्स गोसलिंग को जावा लैंग्वेज डेवलप करने के उपहार में कह सकते हो, पुरस्कार स्वरूप कनाडा की सरकार ने ऑर्डर ऑफ कनाडा टाइटल से सम्मानित किया था। मतलब वो कनाडा के सबसे उत्कृष्ट नागरिक उस समय बन गए थे, ठीक है? तो जावा लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। देखो, जावा लैंग्वेज को बेसिकली बनाया गया था इंटरनेट प्रोग्रामिंग के लिए, ये बात तुम लोग समझ जाओ। क्योंकि 1995 और 96 के समय में हम लोग का वर्ल्ड वाइड वेब भी आया था, ठीक है? टिम बर्नर्स ली जो थे, उन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब का कॉन्सेप्ट लाया था। मतलब कि एक ऐसा नेटवर्क हो दुनिया में कंप्यूटर्स का जो आपस में किसी भी माध्यम से कनेक्टेड हो, कोई भी माध्यम हो, चाहे वायर्ड हो, वायरलेसली हो, कैसे भी हो, बस लेकिन कनेक्टेड होने चाहिए, ठीक है? तो दुनिया के सभी कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देना ही क्या कहलाता है? वेब। वेब मतलब जाल ना, मकड़ी का जाल होता है ना, तो वेब मतलब जाल। तो मकड़ी के जाल में ना, उसके जो जाल होते हैं आपस में सब जगह से कनेक्टेड रहते हैं, वैसे कंप्यूटर का एक नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड में, जिसको हम लोग वर्ल्ड वाइड, विश्व व्यापक वेब ना, वर्ल्ड वाइड मतलब पूरे जो विश्व में फैला हो, ठीक है? जिसका विस्तार पूरे वर्ल्ड में हो। तो जावा को बेसिकली डेवलप किया गया था इंटरनेट प्रोग्रामिंग के लिए, कि जावा की मदद से ऐसे प्रोग्राम बनाए जा सके जो कि किसी भी क्लाइंट कंप्यूटर पे, ब्राउज़र पे आसानी से रन करें। जो डेवलपर्स थे वेबसाइट को, वेब पेजेस को बनाते थे, वो ऐसे वेब पेजेस, डायनामिक वेब पेजेस बना पाएँ, वो वेब पेजेस किसी भी कंप्यूटर पे रन कर जाएं, ठीक है? इसी कॉन्सेप्ट को लेकर मेनली जावा का डेवलपमेंट हुआ था। अभी जावा का स्कोप बात कर लेते हैं। लैंग्वेज को नौदी बात मत करो, ठीक है? अभी हम लोग जावा का स्कोप जान लेना। जिस चीज़ को पढ़ने वाले हो उससे तुम लोग कर क्या सकते हो वो जानोगे तो बेटर है, नहीं तो दिमाग में हमेशा नाचता रहेगा कि भाई इतना मेहनत कर रहे हैं, फ़ायदा क्या है? तो आज देखते हैं जो जावा लैंग्वेज है उससे होता क्या है आज के आईटी वर्ल्ड में।
तो बेसिकली जावा लैंग्वेज पे अगर तुम्हारा कमांड है तो तुम कोई भी वेबसाइट बनाओगे, ठीक है। PHP नहीं आता, .NET नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, जावा आता है, बना पाओगे। दुनिया के जो फाइनेंशियल वेबसाइट्स होते हैं, खासकर बैंक के वेबसाइट्स, वो सब मेजॉरिटी जावा लैंग्वेज में लिखे गए होते हैं, वेबसाइट्स बनाए गए होते हैं, ठीक है। तो जावा लैंग्वेज आता है, वेबसाइट बना पाओगे। अगर जावा लैंग्वेज पे तुम्हारा कमांड है तो तुम कोई भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना पाओगे। नेटबीन्स यूज़ करते हो ना, नेटबीन्स वो जावा लैंग्वेज में ही लिखा गया है। वो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर किस में तैयार किया गया है? मेजॉरिटी ऑफ सॉफ्टवेयर्स जावा लैंग्वेज में बनाए जाते हैं, ठीक है। अगर अपाचे का सर्वर भी यूज़ करोगे, टॉमकैट सर्वर, वो भी जावा लैंग्वेज में ही लिखा गया है। बहुत से सॉफ्टवेयर होते हैं जो जावा लैंग्वेज में, इक्लिप्स आईडी यूज़ करोगे वो भी जावा लैंग्वेज में है। देखो उसके बाद तुम लोग जावा लैंग्वेज पे अगर कमांड है तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डेवलप कर पाओगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ जावा लैंग्वेज से एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनता है, लेकिन ऑफिशियली अभी 2-3 साल पहले तक गूगल ऑफिशियली रिकमेंड करता था जावा लैंग्वेज में ही कोडिंग के लिए। एंड्रॉयड स्टूडियो जो प्लेटफॉर्म है, जैसे नेटबीन्स में तुम लोग डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप करते हो, ऐसे एंड्रॉयड स्टूडियो जो IDE है वो एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर्स डेवलप करने के लिए है। तो एंड्रॉयड स्टूडियो ऑफिशियली रिकमेंड करता था जावा लैंग्वेज को, लेकिन गूगल ने फिर क्या किया, थोड़ा सा चेंजेस करके उसने अपना एक लैंग्वेज लॉन्च कर दिया जो कि 99% जावा लैंग्वेज जैसा ही, उसका सिंटैक्स वगैरह रूल्स सब कुछ है। तो गूगल का जो नया लैंग्वेज है उसका नाम क्या है? कोटलिन। चलो शुरू करते हैं। तो अभी मैंने क्या बताया, पिछले लगभग 2 साल से गूगल ने अपना ऑफिशियल लैंग्वेज जो है लॉन्च कर दिया है एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। उस लैंग्वेज का नाम क्या है? कोटलिन, ठीक है। कोटलिन, अगर जावा आता है तो कोटलिन भी आता है तुमको लगभग, ठीक है। तो जावा एप्लीकेशन से तुम वेब एप्लीकेशन बना सकते हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हो, एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना सकते हो। और मेजॉरिटी में यही एप्लीकेशन है जो आमतौर पे कोई स्टार्टअप करने वाला व्यक्ति बनाता है, या फिर IT इंडस्ट्री में भी और बहुत सॉफ्टवेयर बनते हैं, लेकिन मेजॉरिटी में यही बनते हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हें जावा पे कमांड है, डेटाबेस पे कमांड है, 1-2 टेक्नोलॉजीज और हैं उस पर कमांड है, तो तुम्हारा कैरियर ब्राइट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं तो जावा के इंट्रोडक्टरी क्लास के बारे में बात करें तो अभी हम लोग देखते हैं कि एक सिंपल प्रोग्राम जावा लैंग्वेज में कैसे बनाएंगे, ठीक है। और अब इसलिए तुम लोग को पता है वो, फिर भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। और कहीं भी किसी को कुछ भी डाउट रहता है तुरंत बोलना है। तो अगर हमको एक सिंपल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनाना है जावा लैंग्वेज में, वो प्रोग्राम बनाए उससे पहले मैं बता दूं कि जावा लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो एग्जीक्यूट कैसे होते हैं, ठीक है। तो कोई भी प्रोग्राम जब तुम जावा लैंग्वेज में लिखते हो, जावा लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल है ना कि लो लेवल है? हाई लेवल है। हाई लेवल का मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग लिखेंगे। तो जावा का जो भी प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। तो कल ही मैंने जैसे बताया था कि जो हमारा हाई लेवल सोर्स कोड होता है वो कंपाइल या फिर ट्रांसलेट होगा लो लेवल कोड में, ठीक है। उस लो लेवल कोड को बाइनरी कोड भी कहते हैं, मशीन कोड भी कहते हैं। उस मशीन कोड को कंप्यूटर डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो जावा के केस में क्या होता है, जो हम सोर्स कोड लिखते हैं वो एक इंटरमीडिएट मिडिल लेवल कोड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग बाइट कोड कहते हैं। तो जावा सोर्स कोड को कंपाइलर किस में कन्वर्ट कर देता है? जावा बाइट कोड, जावा बाइट कोड। अभी तुम नोटपैड या फिर किसी भी एडिटर में जब सोर्स कोड लिखते हो, बहुत ध्यान सुनना, ठीक है, नई बातें मालूम पड़ेंगी। जब तुम किसी भी एडिटर में, नोटपैड हुआ या फिर कोई भी टेक्स्ट एडिटर हुआ, उसमें जब सोर्स कोड लिखते हो इंग्लिश लैंग्वेज में, तो उस फाइल को सेव कैसे करते हो? .java से। जो तुम सोर्स कोड लिखते हो वो बेसिकली टेक्स्ट फाइल ही रहता है ना, उसको .txt से भी सेव करो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन .txt से सेव करोगे तो कंपाइलर उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, कंपाइल नहीं करेगा। तो तुम चाहते हो कि तुम्हारा सोर्स कोड कंपाइलर कंपाइल कर दे, उसके लिए सोर्स कोड का एक्सटेंशन क्या होना चाहिए? .java, ठीक है। तो जावा कंपाइलर करता क्या है, .java फाइल को .class फाइल में कन्वर्ट करता है। हाँ या ना बताओ, कंपाइल करने के बाद अपने को यही मिलता है ना। अगर डी ड्राइव में तुम्हारा माई फर्स्ट ऐप .java है, इसको कंपाइल करोगे तो माई फर्स्ट ऐप .class मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा।
तो ये डॉट क्लास फाइल कौन प्रिपेयर करता है? जावा कंपाइलर। जावा कंपाइलर तुम्हारा इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट कर देता है सोर्स कोड को, ठीक है। ये ना तो हाई लेवल कोड है ना तो मशीन कोड है, बीच में है, ठीक है। अब ये जो जावा बाइट कोड होता है इसको कौन एग्जीक्यूट करता है? जब तुम रन करते हो तो तुम किसको रन करते हो? डॉट क्लास फाइल को ही हमेशा रन करते हो, ठीक है। इसको तो कंपाइल किया, इसका काम हो गया। ये जो डॉट क्लास फाइल है ये बेसिकली तुम्हारा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सी लैंग्वेज में अगर कोडिंग करते हो तो तुम लोग कंपाइल करते हो तो डॉट EXE मिलता है, वो डायरेक्ट एग्जीक्यूटेबल फाइल रहता है, ठीक है। उसको कोई भी दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए, तो उसको डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ही एग्जीक्यूट करता है। सी में प्रोग्राम लिखा, .c से सेव किया, कंपाइल किया तो .exe फाइल मिल गया। उसको कभी भी डबल क्लिक करोगे तो डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम उस फाइल को एग्जीक्यूट करता है। लेकिन जब डॉट क्लास फाइल को तुम एग्जीक्यूट करोगे तो इसको जावा वर्चुअल मशीन एग्जीक्यूट करता है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो जावा बाइट कोड को कौन एग्जीक्यूट करता है? जावा, नाम बताओ? जावा वर्चुअल मशीन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? JVM, ठीक है। जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। ये जावा वर्चुअल मशीन जावा रन टाइम इन्वायरमेंट का एक पार्ट होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है ना। जावा रन टाइम इन्वायरमेंट मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर का कलेक्शन जिसकी जिम्मेदारी होते है तुम्हारे जावा के किसी भी सॉफ्ट प्रोग्राम को रन करने की। तो उसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं जावा रन टाइम इन्वायरमेंट में। जावा रन टाइम इन्वायरमेंट को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? JRE। क्या बोलते हैं? JRE। अब यहाँ पर बात आई कि जावा बनाया गया था वेब प्रोग्रामिंग के लिए मेनली, ठीक है, कि ऐसे प्रोग्राम लिखे जाएं, ऐसे एप्लेट्स तैयार किए जाएं, जैसे जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखते हो ना, वेब पेज में जावा स्क्रिप्ट का कोड इंटीग्रेट रहता है। तुम ऐसा वेब पेज बनाए हो जिसमें तुम्हें कैलकुलेटर का फंक्शनलिटी चाहिए ना, ऐसा तुम्हारा वेबसाइट है जिसमें थोड़ा कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और फाइनेंशियल वेबसाइट है तुम्हारा, तो उस पर कैलकुलेटर तुम देना चाहते हो, तो कैलकुलेटर कैसे दोगे? जावा स्क्रिप्ट से दोगे अभी। लेकिन तब के लिए जो जावा के डेवलपर्स थे, सन माइक्रोसिस्टम कंपनी थी, उसने सोचा कि हम ऐसा एक लैंग्वेज डेवलप करें जिसके द्वारा लिखे गए जितने भी सोर्स कोड हो, उन सोर्स कोड के द्वारा जो भी सॉफ्टवेयर तैयार किया जाए वो सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूटेबल हो। अगर मैं विंडोज़ पे सोर्स कोड लिखा, कंपाइल किया, तो वो सोर्स कोड चाहे मैक OS हो, चाहे लाइनक्स हो, यूनिक्स हो, विंडोज़ हो, सोलारिस हो, कुछ भी हो, सब पे रन करे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वेब पेज में मेरा जावा का कोड इम्बेड होगा। वेब पेज तो किसी की भी कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट हो सकता है। मैं मैकबुक यूज़ करता हूँ तो मेरे पास सफारी ब्राउज़र होगा, मेरा प्लेटफॉर्म मैक OS है ना। तो ये जो हमारा इंटरपोर्टेबिलिटी थी वो चाहिए था उन लोग को। तो इसमें उन्होंने, अगर वो चाहते तो सिंपली जावा सोर्स कोड को .exe फाइल या फिर जो भी सिस्टम डिपेंडेंट फाइल है, एग्जीक्यूटेबल फाइल, उसमें कन्वर्ट कर सकता था, ठीक है। लेकिन क्यों नहीं किया? क्योंकि वो चाहते थे कि जो तुम्हारा सोर्स कोड है इसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया जाए। और ये बाइट कोड क्या है? इस बाइट कोड को JRE एग्जीक्यूट कर पाता है, ठीक है। जैसे तुमने सॉफ्टवेयर बनाया है, अभी तुम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप भी कर रहे हो, ठीक है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे कर रहे हो, ठीक है। अब ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप करोगे और ये सॉफ्टवेयर का जो जार फाइल होगा ना, कभी प्रोजेक्ट को बिल्ड करोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन फोल्डर में जार फाइल मिलता है। तो इस जार फाइल बेसिकली डॉट क्लास फाइल के ग्रुप्स होते हैं ना, जिप फाइल आर्काइव होता है ना। जार का मतलब जावा आर्काइव, आर्काइव मतलब एक प्रकार से वो कलेक्शन होता है ना, जार जे स्मॉल रहेगा, ठीक है। तो जार मतलब जिप फाइल पढ़े हो ना, जिप मतलब क्या होता है? सूटकेस में जिप लगा होता है ना, तो सूटकेस में डॉक्यूमेंट्स को भरकर जिप बंद कर दिया, भेज दिया। तो ऐसे जावा आर्काइव होते हैं। जावा के जो डॉट क्लास फाइल्स होते हैं उनको एक ग्रुपिंग करके उसमें जिप लगा दिया जाता है, उसको जार फाइल। तो जार फाइल को कौन एग्जीक्यूट करता है? JVM ही एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, जावा वर्चुअल। तो तुम सॉफ्टवेयर विंडोज़ में डेवलप कर रहे हो, अपने जार फाइल को दे दो किसी को भी, चाहे वो मैक OS इस्तेमाल करता हो, चाहे लाइनक्स, चाहे यूनिक्स, चाहे और कोई भी, सब पे वो जार फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो जार फाइल होता है वो, उसको कौन एग्जीक्यूट करता है? जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। रन टाइम इन्वायरमेंट सामने वाले के सिस्टम में होगा, ठीक है, तो आसानी से जार फाइल को एग्जीक्यूट कर पाएगा, ठीक है। तो जो तुम्हारे जावा के प्रोग्राम्स होते हैं वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, एक बार लिखो कहीं भी रन करो। इसीलिए जावा प्रोग्राम्स को क्या बोला जाता है? राइट वंस रन, राइट वंस, एक बार सोर्स कोड लिखो, कंपाइल करो, रन कहीं भी करो, ठीक है।
तो जावा प्रोग्राम क्यों डिस्ट्रीब्यूटेबल होते हैं इतना ज़्यादा? क्योंकि उनको जावा वर्चुअल मशीन एग्जीक्यूट करता है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जेवीएम को कॉल करेगा या फिर तुम मैन्युअली कमांड प्रॉम्प्ट में जेवीएम को कॉल करोगे ना। कमांड प्रॉम्प्ट जावा प्रोग्राम रन किए होगे कमांड प्रॉम्प्ट में अगर, तो कंपाइल करने के लिए जावा सी, रन करने के लिए जावा। तो कमांड प्रॉम्प्ट में जब तुम जावा लिखते हो तो मतलब तुम जावा वर्चुअल मशीन को कॉल कर रहे हो, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट को। हाँ लिखते हो ना जावा, फिर फाइल नेम जो डॉट क्लास रहता है, डॉट क्लास तो नहीं लिखते हो, बस फाइल का नेम जावा माई फर्स्ट ऐप, एंटर, रन कर गया। तो तुमने जावा को कॉल किया और जावा ने किसको कॉल कर लिया? आर्गुमेंट तुमने दिया था ना फाइल नेम, तो जावा प्रोग्राम ने उस रिसोर्स पे जाकर उस फाइल को कॉल करके एग्जीक्यूट कर दिया तुम्हारे सॉफ्टवेयर को। ठीक है, तो जावा इसलिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है क्योंकि जावा प्रोग्राम्स को ऑपरेटिंग सिस्टम ना एग्जीक्यूट करके जावा वर्चुअल मशीन एग्जीक्यूट करता है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट एग्जीक्यूट करता है। सिंपल बात। तो अभी हम देखते हैं एक सिंपल प्रोग्राम जावा लैंग्वेज में। जहां भी नहीं समझ में आएगा बोल देना है। देखो इधर, पब्लिक क्लास डेमो क्लास। तो इस सिंपल प्रोग्राम बना रहा हूँ, फिर हम लोग आएंगे डेटा टाइप्स पे, कीवर्ड्स पे, टोकन्स पे। ठीक है, उसको डिटेल में समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, पब्लिक क्लास डेमो क्लास, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स ठीक है, इधर हम लोग लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो आई एम, जो भी नाम है तुम्हारा, जैसे आई एम सुनील। ठीक है, देखो अभी तुम लोग सी लैंग्वेज पढ़े हो, सी प्लस प्लस पढ़े हो, जावा पढ़ रहे हो, तो कोई डाउट नहीं है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम हो, सबको पता होगा, सबको समझ में आ रहा होगा। लेकिन मैं एक चीज़ और बता देता हूँ तुम्हें। देखो जावा प्रोग्राम, जावा लैंग्वेज को जब सीखोगे तो तुम दो स्टेप में सीखते हो। एक तो कोई भी लैंग्वेज हो, एक तो उसके कोर फंक्शनैलिटीज़ को सीखते हो, ठीक है, और एडवांस पार्ट। अब जब कोई भी इनिशियली जावा लैंग्वेज का फिर किसी भी लैंग्वेज को सीखता है तो वो जब प्रोग्राम लिखता है तो उसका प्रोग्राम CUI कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस बेस्ड होता है। तो उसके प्रोग्राम को रन करने का और कंपाइल करने का तरीका अलग होता है। तुम लोग जैसे ग्राफिकल एप्लीकेशन बना रहे हो तो उस प्रोग्राम को रन करने का तरीका अलग होगा। जावा लैंग्वेज से अगर एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाया गया तो उसको रन करने का तरीका सबको पता होगा। मोबाइल फ़ोन सब यूज़ करते हो, कोई भी एप्लीकेशन कैसे लॉन्च करते हो? टच कर दिया, एक बार हो गया लॉन्च। अगर ग्राफिकल एप्लीकेशन है विंडोज़ के लिए, ठीक है, तो उस पर माउस से डबल क्लिक करते हो डेस्कटॉप के आइकन पे, लॉन्च हो जाता है। ठीक है, वेब एप्लीकेशन अगर जावा में लिख रहे हो तो उसमें ये मेन मेथड वगैरह नहीं होता। एप्लिट अभी बंद हो गया है, ठीक है, जो एप्लिट होते थे और जो वेब एप्लीकेशन सर्वर साइड में कोडिंग किए जाते थे उनमें मेन मेथड नहीं होता है, उनको कॉल करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इस प्रोग्राम को रन कैसे करना है। ठीक है, देखो जावा और कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ तुम लोग को कि जावा प्रोग्राम को लिखने के लिए कहीं भी लिख सकते हो। लैंग्वेज का रूल पता है, किसी भी एडिटर में लिख दिया, लेकिन जरूरी नहीं कि वो कंपाइल हो जाए। जावा प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए क्या आवश्यक है, क्या आवश्यक है? कब जावा प्रोग्राम कंपाइल कर पाओगे? जब तुम्हारे पास जावा कंपाइलर अवेलेबल हो, बोलो ना। और जावा कंपाइलर कहाँ से मिलेगा तुम्हें? ओरेकल के वेबसाइट से, क्योंकि अभी जावा का कंपनी कौन सा है? ओरेकल है ना, ओरेकल डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब बात ये आती है कि तुम्हें जावा कंपाइलर ओरेकल के वेबसाइट पे डायरेक्ट मिल जाता है? नहीं मिलता डायरेक्ट ना। ओरेकल के वेबसाइट पे तुम्हें जावा
का एक पूरा डेवलपमेंट किट मिलता है। उस डेवलपमेंट किट में बहुत सी चीज़ें रहते हैं, ठीक है, डिबगर रहते हैं, कंपाइलर रहते हैं, वो पैकेजर्स रहते हैं, बहुत से एडवांस चीज़ें रहते हैं। तो बेसिकली तुम्हें ओरेकल के वेबसाइट से जावा डेवलपमेंट किट मिलता है। जावा प्रोग्राम को बनाने के लिए वो सॉफ्टवेयर का पूरा बंडल मिल जाता है, जो जिसमें कंपाइलर भी एक पार्ट है, ठीक है, सिंपल बात ना। तो तुम्हें जेडीके चाहिए ही चाहिए जावा प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए और रन करने के लिए, ठीक है। जेडीके में तुम्हारे दो पार्ट्स होते हैं, बेसिकली एक जावा रन टाइम इन्वायरमेंट भी बंडल रहता है और एक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट रहता है, ठीक है। तो ओरेकल के वेबसाइट से जावा डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद किसी भी नोटपैड प्लस प्लस या फिर कोई भी नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर में तुम कोड को टाइप कर सकते हो। और कोड को टाइप करने के बाद तुमको करना क्या है, कंट्रोल एस प्रेस करके जो भी तुम्हारा वो क्लास जिसमें मेन मेथड है, बहुत ध्यान से सुनना, वो क्लास जिसमें मेन मेथड है उस, तो जब तुम सेव करोगे तो फाइल का नाम क्या होना चाहिए, उस क्लास का नाम जिसमें मेन मेथड है, ठीक है। तो डेमो क्लास डॉट जावा से सेव कर लोगे। मान लो तुमने लिखा सोर्स कोड और डी ड्राइव में डायरेक्टली सेव कर दिया, ठीक है। अब बात आती है कि कंपाइल करोगे कैसे, ठीक है। तुमने जेडीके इंस्टॉल कर दिया, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट तुम्हारे पास आ गया है। तो कंपाइल करने के लिए तुम कमांड प्रॉम्प्ट लॉन्च करोगे ना। कमांड प्रॉम्प्ट में तुम डी डायरेक्टरी में चले जाओगे, चेंज डायरेक्टरी सीडी कमांड से डी में चले जाओगे। उसके बाद डी में क्या लिखोगे, जावा सी मतलब जावा कंपाइलर, सी से कंपाइलर, और स्पेस देकर जो आपका फाइल है उसका नाम लिखोगे, ठीक है। डेमो जो भी फाइल का नेम है, डेमो क्लास, पूरा नाम लिखना है फाइल का। फाइल का नाम पूरा हमेशा उसके एक्सटेंशन के साथ एंड होता है ना। फाइल का पूरा नाम मतलब फाइल का नेम और एक्सटेंशन भी है। हाँ, बात आई समझ में। अब जैसे ही एंटर प्रेस करोगे तो तुम्हारा जो सोर्स कोड है कंपाइल हो जाएगा। बोलो जल्दी से, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं होगा। पूछो क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब तुम जेडीके को इंस्टॉल करोगे तो उसका जो है पाथ ऑपरेटिंग सिस्टम को बताना पड़ेगा ना। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में ऑपरेटिंग सिस्टम में इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना होगा, ठीक है। होता क्या है कि तुमने लिखा जावा सी, अब तुम्हारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे जानेगा कि जावा सी है क्या? जब तुम उसको पहले से बताओगे ना कि जावा सी एक प्रोग्राम है जिसका लोकेशन, ये प्रोग्राम उस लोकेशन पे पाया जा सकता है। कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल करते हो तो कहाँ इंस्टॉल होता है, बताओ जल्दी से। अगर प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो कहाँ इंस्टॉल होता है? मेमोरी में तो सब कुछ होता है। मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान सुनना। जब तुम कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल करते हो, अभी तुम्हारे पास प्रोग्राम दो प्रकार के होते हैं, 32 बिट होते हैं और 64 बिट। ये पता है कि नहीं पता है? 128 बिट भी होता है, अभी तो नहीं होता ना। 16 बिट होता है, होता था। जैसे 32 बिट कुछ दिन में बंद हो जाएगा, जब भी मैक्सिमम सिस्टम्स अपने 64 बिट हो जा रहे हैं, ठीक है। वो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर होता है 32 बिट और 64 बिट। तो जैसा प्रोसेसर का आर्किटेक्चर वैसा ही प्रोग्राम का भी इंस्ट्रक्शन सेट होना चाहिए, ठीक है। देखो अभी तो दो प्रकार के तुम्हारे पास प्रोग्राम होते हैं इंस्टॉल करने के लिए, एक 32 बिट और एक 64 बिट। दोनों प्रकार के प्रोग्राम जब तुम इंस्टॉल करते हो तो वो दोनों प्रोग्राम का जो पूरा डेटा होता है वो कहाँ पर जाकर सेव होता है? जो सी ड्राइव, आमतौर पे सी ड्राइव होता है। हालांकि इंस्टॉलेशन के समय तुमसे पूछता है कि किस ड्राइव में, सी डी ई एफ किस में इंस्टॉल करना है प्रोग्राम को, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो सी ड्राइव रहता है, हम लोग सी ड्राइव में ही इंस्टॉल करते हैं। तो सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स देखे हो फोल्डर, बोलो। सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स होता है, उसी के नीचे प्रोग्राम फाइल्स ब्रैकेट में x86 होता है, बोलो ना। प्रोग्राम फाइल्स ऊपर रहता है और नीचे प्रोग्राम फाइल्स x86। तो जो तुम 64 बिट एप्लीकेशन जब भी इंस्टॉल करोगे तो तुम्हारा सी पार्टीशन के प्रोग्राम फाइल्स फोल्डर में ही जाकर इंस्टॉल होता है। तो आमतौर पे तुम देखोगे कि सी में गया और सी में प्रोग्राम, अगर जेडीके अभी इंस्टॉल करोगे तो सी प्रोग्राम फाइल्स और इसमें जावा लिख कर होगा, ठीक है। जावा में जाओगे तो अंदर पूरा, बताइए समझ में। 32 बिट अगर कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करोगे तो वो सी ड्राइव के पार्टीशन में प्रोग्राम फाइल्स, लेकिन अंदर क्या लिखा रहेगा ब्रैकेट में x86 आर्किटेक्चर वाले जो प्रोसेसर होते हैं वो 32 बिट के होते हैं, ठीक है।
तो 32 बिट के प्रोग्राम इस फोल्डर में इंस्टॉल होते हैं, सिंपल। तो तुम्हें बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम को बताना पड़ेगा कि तुम्हारा जावा कंपाइलर है कहाँ पर। बिना उसका पता जाने ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कॉल नहीं कर सकता ना। मैंने क्या बताया कि जब तुम कमांड प्रॉम्प्ट में जावा सी लिखोगे या फिर जावा, तो तुमने कंप्यूटर को बोला कि इस प्रोग्राम को कॉल करो ना, तो तुमने तो लिख दिया, कमांड दे दिया कमांड प्रॉम्प्ट में। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। पढ़े भी होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, फिर सॉफ्टवेयर का कलेक्शन होता है जो कि एप्लीकेशन प्रोग्राम को चलने में भी मदद करता है। अब एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है, स्टॉप करता है, पॉज करता है, ये सब काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जावा सी, अब ऑपरेटिंग सिस्टम को पता ही नहीं कि जावा सी का पता है कहाँ पर, तो कैसे इसको एग्जीक्यूट करेगा? बोलो, जल्दी बोलो। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना होगा, ठीक है। तुम लोग माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में जाओगे, फिर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में जाओगे, एडिट सिस्टम वेरिएबल्स में जाकर वहाँ पर कैसे होता है वो मैं कभी तुम लोग को प्रैक्टिकल बता दूंगा, ठीक है। तो एक बार इन्वायरमेंट वेरिएबल्स सेट कर लोगे, तब जब तुम जावा सी कमांड लिखोगे, सिंपली जावा सी लिख दोगे, तो तुम्हारा जो जावा सी प्रोग्राम है, कंपाइलर प्रोग्राम है, वो अपने ऑप्शंस बता देगा ना, क्या क्या ऑप्शन जावा सी के साथ यूज़ कर पाओगे। हमेशा कमांड प्रॉम्प्ट में अक्सर ही ऑप्शन हाइफन के साथ, माइनस साइन के साथ दिए जाते हैं। और अगर तुम जावा सी स्पेस फाइल नेम दे देते हो, तो जावा कंपाइलर उस फाइल को कंपाइल करेगा। सिंपल बात। नेटबिंस में तुम लोग तो वन क्लिक पे तुम लोग जैसे ही सेव करते हो ऑटोमेटिक कंपाइल होता रहता है। नेटबिंस में कंपाइल करने की आवश्यकता नहीं है। तुमने कुछ चेंजेस किया, सेव हुआ, कंपाइल हो गया ऑटोमेटिक। कुछ गलत कोड लिखा, तुरंत एरर भी कंपाइल करके बता देता है ना। नेटबिंस खुद नहीं बताता है, एक्चुअली कंपाइल होता है। जावा एरर जो मैसेज शो करता है, जो एरर मैसेज देता है, वो तुम्हें नीचे वो टर्मिनल में दिखा देता है। देखो इधर, एक बार तुम सक्सेसफुली कंपाइल कर लिए, अगर ये कोड है तो 100% तुम्हारा कंपाइल हो जाएगा। कंपाइल करने के बाद अगर कुछ एरर आता है तो एरर का लिस्ट आ जाएगा, एरर नहीं है तो सिंपली फिर से क्या आ जाएगा, एसएडी करके आ जाएगा, ठीक है। फिर तुमको रन करने के लिए क्या लिखना होगा? जावा। यही रन टाइम एनवायरनमेंट है, ये जेवीएम भी नहीं है, ये क्या है तुम्हारा बेसिकली। और इससे बात किया जाए तो एक सॉफ्टवेयर ही है ना, .exe फाइल ही है, सिंपल सा। ये सब जो जावा सी, जावा और बहुत से होते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल जो कि इंस्टॉलेशन फोल्डर के अंदर रहते हैं, ठीक है। इसमें भी लाइब्रेरी होगा, बाइनरी होगा, बाइनरी के अंदर भी हमेशा जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होते हैं वो बाइनरी फोल्डर के अंदर ही होते हैं, ठीक है। जावा करके जो तुम्हारा डॉट क्लास फाइल बना होगा, उस फाइल का सिर्फ नेम देना है और एंटर प्रेस करोगे तो जावा रन टाइम एनवायरनमेंट उस डॉट क्लास फाइल में तुम्हारे सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करेगा। सिंपल सी बात। इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। इस प्रोग्राम के आर्किटेक्चर को थोड़ा समझ लो। यहाँ पर बेसिकली हमने, क्योंकि जावा स्ट्रिक्टली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, तो इसके जितने भी कोड्स हैं वो क्लास के अंदर होना ही होना चाहिए। C++ में तुम लोग देखे होगे बिना क्लास के भी प्रोग्राम लिख सकते हो। तुम लोग अभी नहीं वो हुआ है, ठीक है, तुम देखे होगे ना कि उसमें जरूरी नहीं कि क्लास लिखो, लेकिन जावा लैंग्वेज में क्या है कि हर एक कुछ भी लिख रहे हो वो क्लास के अंदर होना ही होना चाहिए, क्योंकि जावा जो है स्ट्रिक्ट एकदम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रूल्स को फॉलो करता है, ठीक है। सब कुछ ऑब्जेक्ट है जावा के नज़र में। तो यहाँ पर अपना जो क्लास है वो भी अपना जो प्रोग्राम है वो भी क्लास के अंदर है। अपना जो मेन क्लास है उसका नाम क्या है? डेमो क्लास। मेन क्लास मतलब वो क्लास जिसमें मेन मेथड है, ठीक है, उसको मेन क्लास बोल सकते हो। तो पब्लिक क्लास डेमो क्लास, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, ठीक है। अब हर एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तुम लोग को ध्यान से देखना। ये जो पब्लिक है इसको बोलते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। क्या बोलते हैं? एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस मतलब पहुँच, स्पेसिफायर मतलब जो बताए कि पहुँच कहाँ तक है। स्पेसिफाई करना मतलब ना स्पष्ट करना। तो वो शब्द, वो टोकन, वो कीवर्ड जो बताए कि जो सामने आने वाला कुछ भी एलिमेंट है वो उसकी पहुँच कहाँ तक है, उसको कौन कौन यूज़ कर सकता है। तो उन कीवर्ड्स को क्या बोलते हैं? एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है। कभी कभी इसको विजिबिलिटी मोड भी बोल देते हैं, ठीक है, इसको भी बोल ही सकते हो कोई। तो ये अपना एक्सेस स्पेसिफायर हो गया, ठीक है। करेक्ट नेम इसका क्या है? एक्सेस। ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 या 4 प्रकार के। देखो नाम लिखते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और एक डिफ़ॉल्ट होता है जिसको लिखा नहीं जाता। देखो मेरी बात, क्या 3 से अधिक होते हैं? क्या 4 तुम्हारे एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, एक को लिखते नहीं हैं।
देखो पब्लिक, यहाँ पर तुम क्या लिख सकते हो, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड लिख सकते हो, लेकिन कंपाइल नहीं होगा फिर अगर तुम यहाँ पर प्रोटेक्टेड या फिर प्राइवेट कर दिए। ठीक है, इसका पब्लिक होना, मेन क्लास का पब्लिक होना कंपलसरी है। मेन क्लास मतलब इसमें मेन मेथड है उसका पब्लिक होना। क्यों? क्योंकि जावा रन टाइम इन्वायरमेंट जो है वो आउटसाइड पैकेज है ना। पैकेज भी तुम लोग देखे होगे ना, पैकेज मतलब जावा फाइल्स को, क्लासेस को ग्रुप करने के काम में आता है ना। अगर 10 तुम्हारे पास जावा क्लासेस हैं, 10 का पैकेज सेम है, मतलब वो एक कैटेगरी को बिलोंग करते हैं ना। तो जावा वर्चुअल मशीन आउटसाइड पैकेज है, पैकेज के बाहर का चीज़ है। तो जावा वर्चुअल मशीन करता क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने जावा वर्चुअल मशीन को कॉल किया, जावा वर्चुअल मशीन एक बार रन कर दिया, तो तुमने आर्गुमेंट दिया था जावा वर्चुअल मशीन को, तो उसने ये जो है इस फाइल को एग्जीक्यूट करेगा। इस फाइल में भी मेन मेथड को कॉल करता है ना, मेन मेथड को जावा वर्चुअल मशीन रन टाइम एनवायरनमेंट मेन मेथड को कॉल करता है। तो मेन मेथड कॉल हो पाए इसके लिए बहुत ही अनिवार्य है कि जो तुम्हारा डेमो क्लास, ये क्लास है, ये पब्लिक हो। जब ये प्राइवेट हो गया तो मतलब अपने पैकेज में ही यूज़ हो पाएगा, इसको कोई इसका नाम इस्तेमाल पैकेज के अंदर ही कर पाएगा, प्राइवेट है। प्रोटेक्टेड है तो मतलब इसको जो इनहेरिट वगैरह करता है, अगर जावा वर्चुअल मशीन इसको एक्सटेंड करता तो कॉल कर पाता, लेकिन वो करेगा नहीं, उसको कुछ लेना देना नहीं, इसको सिर्फ कॉल करना है। अब बहुत ध्यान से देखना, तुम लोग पहले भी जान चुके हो कि मेन मेथड का सिग्नेचर क्या है, स्टैटिक। तो जावा वर्चुअल मशीन करता क्या, स्टैटिक जो मेथड्स होते हैं उनको क्लास मेथड्स बोलते हैं ना, वो ऑब्जेक्ट के पार्ट्स नहीं होते हैं, जो ऑब्जेक्ट बनते हैं उनकी हिस्सा नहीं होते हैं, उनका मेमोरी में एक ही बार स्पेस बुक होता है। और स्टैटिक मेथड्स को तुम लोग बार बार कॉल किए हो, कैसे, क्लास नेम और डॉट ऑपरेटर से। तो जावा वर्चुअल मशीन भी ऐसे ही करता है, डेमो क्लास डॉट मेन कॉल कर लेता है। क्या कॉल करता है, स्टैटिक है ना, डेमो क्लास डॉट मेन से कॉल करता है। अब डेमो क्लास ही जब एक्सेसिबल नहीं होगा, जावा वर्चुअल मशीन के पास राइट ही नहीं है कि उसको छू पाए ना, क्योंकि तुमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि ये प्राइवेट है, तो कंपाइल ही नहीं होगा ना। कंपाइलर बोलेगा कि चूंकि अपना ये मेन क्लास है तो इसका पब्लिक होना अनिवार्य है। सिंपल सी बात। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते थे, हैं और पूछे जाते रहेंगे। ठीक है, पूछते हैं कि क्यों जो अपना मेन क्लास होता है वो पब्लिक होता है, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड क्यों नहीं होता है। ठीक है, तो इसका जवाब यही होता है कि जावा वर्चुअल मशीन आसानी से इसको कॉल कर पाए, यूज़ कर पाए, इसका स्कोप उसके पहुँच तक, उसके जावा वर्चुअल मशीन का पहुँच इसके पास तक रहना चाहिए, इसके लिए पब्लिक रखते हैं ना। पब्लिक नहीं रहेगा तो कंपाइल ही नहीं होगा, डिफ़ॉल्ट में भी कंपाइल नहीं होगा। कॉल कैसे करता होगा वो भी मैंने बता दिया। ठीक है, डेमो क्लास डॉट मेन करके कॉल कर लेता होगा। ठीक है, मेन फंक्शन को आर्गुमेंट भी देता होगा। ठीक है, आर्गुमेंट इसमें अभी बताएंगे कैसा जाता है। तो सिंपल सी बात, पब्लिक समझ में आया, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड। ठीक है, बहुत हद तक तुम लोग को आइडिया होगा। उसके बाद यहाँ पर एक कीवर्ड है क्लास। और क्लास के बारे में बात करें तो उससे पहले बता दो, पब्लिक का पी कैपिटल रहेगा ना, क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा, पता है ना सबको। पब्लिक का पी स्मॉल रहेगा, क्यों स्मॉल रहेगा, क्योंकि तुम लोग पढ़ चुके हो जो भी कीवर्ड्स होते हैं सब स्मॉल में होते हैं, ऐसा कोई कीवर्ड नहीं है जो कैपिटल में, सिंपल सी बात। तो पब्लिक कीवर्ड है तो स्मॉल ही रहेगा सब कुछ उसका। क्लास भी कीवर्ड है, स्मॉल। अब क्लास कीवर्ड क्या बताता है, बेसिकली ये कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन देता है कि किसी ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन शुरू होने वाला है। जैसे ही क्लास कीवर्ड आया तो कंप्यूटर अलर्ट कि भाई अब कोई ऑब्जेक्ट जो प्रोग्रामर के मन में है, दिमाग में है, उसकी परिभाषा तय करेगा, उसके एट्रीब्यूट्स को बताएगा, बिहेवियर को बताएगा ना। एट्रीब्यूट मतलब उसकी खासियत क्या क्या है, उसका रूप, रंग, आकार, साइज, कुछ भी एट्रीब्यूट्स हो सकता है। और बिहेवियर मतलब वो कर क्या सकता है, मतलब उसमें मेथड्स, फंक्शन कौन कौन से हैं, क्लास में ही बताते हो। तब तो डिफिनीशन क्लियर हो गया होगा ना, सिंपल सी बात। तो यहाँ पर तुमने कंप्यूटर को तुरंत बताया, या फिर कह लो कंपाइलर को बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट का डिफिनीशन शुरू होने वाला है। अब कंप्यूटर लैंग्वेज में हम लोग ऑब्जेक्ट का डिफिनीशन कैसे बताएंगे, उसको लिख कर ही बताते हैं कंप्यूटर को ना। देखो हमने कंप्यूटर को बताया कि यहाँ पर अपना जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम क्या है, डेमो क्लास। डेमो क्लास ऑब्जेक्ट की परिभाषा बताया। ठीक है, अभी कोई रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ये तो ऐसे मन बस थोड़ा सिंपल एग्जाम्पल। तो इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स नहीं है ना कोई बिहेवियर है, सिंपली मेन मेथड है। ठीक है, अब मेन मेथड किसी का बिहेवियर नहीं होता, याद रखना ना। मेन मेथड स्टैटिक है तो ऑब्जेक्ट का तो पार्ट ही नहीं हुआ ना। जितने भी स्टैटिक मेथड होते हैं वो ऑब्जेक्ट के पार्ट नहीं हैं, वो क्लास के पार्ट हैं। ठीक है, ये डेमो क्लास का डी और सी स्मॉल रहेगा, क्यों कैपिटल रहेगा।
अरे ये सब भी तो अलग अलग वर्ड हैं। सर ये कीवर्ड नहीं है। तो जो चीज़ कीवर्ड नहीं वो कैपिटल रहेगा, जो चीज़ की तो मेन भी तो कैपिटल रहना चाहिए फिर, क्योंकि मेन तो कीवर्ड नहीं है। एग्जैक्ट रीज़न बताओ कि डेमो क्लास का अगर डी और सी कैपिटल है तो क्यों कैपिटल है, बताओ। तुम लोग को मैंने बताया था पहले भी, आइडेंटिफायर है ना, नाम, नाम, ऑब्जेक्ट का नाम, फंक्शन का नाम, वेरिएबल का नाम, आइडेंटिफायर कहलाते हैं ना। नाम से ही तो पहचान होती है। आइडेंटिफायर आइडेंटिफाई शब्द से बना है। कहाँ फंस गए तुम लोग। डेमो क्लास आइडेंटिफायर है, ऑब्जेक्ट का पहचान उसके नाम से होगा, फंक्शन का पहचान उसके नाम से होगा, वेरिएबल की पहचान उसके, जो भी आइडेंटिफायर्स होते हैं उनमें कुछ नेमिंग कन्वेंशन होते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। अभी आगे भी बताऊंगा किसी दिन क्लास में। अब आइडेंटिफायर जावा लैंग्वेज में, हर एक लैंग्वेज में आइडेंटिफायर का नेमिंग कन्वेंशन अलग होता है। कुछ कन्वेंशन होते हैं जिसको इन्फोर्स करता है कंपाइलर, कंपाइलर इन्फोर्स करता है मतलब कि वो रूल पक्का मानना ही मानना है। कुछ होते हैं जो कि स्टैंडर्ड बना दिए जाते हैं कोडिंग प्रिंसिपल के तौर पे। तो यहाँ पर जो रूल है अपना, वो कुछ कोडिंग प्रिंसिपल की बात हो रही है, कोडिंग एथिक्स की बात हो रही है ना, कैसे फॉलो करना चाहिए। नहीं करोगे, अगर डी और सी स्मॉल कर दोगे तो क्या कंपाइल नहीं होगा? 100% कंपाइल होगा, ठीक है। लेकिन गलत है, कहीं भी अगर प्रोग्रामर बन के गए तो फिर निगेटिव में काउंट होगा तुम्हारे ये, ठीक है। तो कन्वेंशन कुछ जावा प्रोग्रामर्स ने अडॉप्ट किया है। अगर आइडेंटिफायर है तो आइडेंटिफायर में अगर वो क्लास नेम है, क्या है? क्लास नेम है, तो क्लास का नेम में पहला लेटर और जो सब्सिक्वेंट अलग अलग लेटर्स शब्द आ रहे हैं उनके भी पहले लेटर्स कैपिटल होना कंपलसरी है, ठीक है। एथिक्स की बात है, एथिक्स मतलब कि अच्छे बिहेवियर ना। कहने का मतलब नहीं फॉलो करोगे तो भी सॉफ्टवेयर बनेगा, लेकिन अगर रियल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, हैवी एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो तो पक्का फंसोगे, ये भी फिक्स है अगर कन्वेंशन को नहीं फॉलो करोगे, ठीक है। तो जावा का जो नेमिंग कन्वेंशन है आइडेंटिफायर्स का, जब तुम नाम रखते हो तो क्लास का नाम रख रहे हो तो पहले लेटर्स कैपिटल, सिंपल। फंक्शन का नाम रख रहे हो, वेरिएबल का नाम रख रहे हो तो पहला लेटर स्मॉल, बाकी के लेटर कैपिटल कर सकते हो, ठीक है। वो मैंने दो तरीका बताया था, वेरिएबल के नेमिंग में और फंक्शन के नेमिंग में। पहला लेटर सभी लेटर अगर स्मॉल करना है, जैसे माई फर्स्ट फंक्शन, तो यम, यफ और यफ तीनों को स्मॉल रखना है तो अंडर स्कोर दे दो, इस प्रकार से सेपरेट हो जाएगा, रीडेबल हो जाएगा ना। और अगर दूसरा तरीका है कि माई फर्स्ट फंक्शन में यम को स्मॉल कर दो और फर्स्ट का यफ और फंक्शन का यफ कैपिटल कर दो, ठीक है, सिंपल। समझ में आ गया? पब्लिक क्लास, यहाँ पर कंपाइलर को पता चल गया कि कोई ऑब्जेक्ट की परिभाषा लिखी जा रही है। अपना ऑब्जेक्ट इतना सिंपल है कि ना उसके पास कोई एट्रीब्यूट है ना बिहेवियर है ना। तो मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है बेसिकली ये मदद करता है जावा रन टाइम को, प्रोग्राम को शुरू करने में ना। मेन क्लास में भी देखे होंगे जब सॉफ्टवेयर में हम लोग के स्टैटिक मेथड्स सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक मेथड्स होते हैं, अब वेरिएबल भी होगा तो स्टैटिक वेरिएबल होगा। तो मेन क्लास का पर्पस ये होता है कि सॉफ्टवेयर को एक स्टार्टिंग पॉइंट दे दें और उन फंक्शन को ग्रुप करने के लिए जो कि प्रोजेक्ट में बहुत जगह कॉल होंगे ना, उनको लिखने के लिए। सिंपल बात ना। बताओ, मेन क्लास में अपना था ना चेंज लोअर केस टू अपर केस, रिमूव ऑल नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, ये सब स्टैटिक मेथड्स थे ना। इनको मेन क्लास डॉट करके कहीं भी कॉल करो पूरे प्रोजेक्ट में। स्टैटिक कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्शन देता है कि ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है फंक्शन को कॉल करने के लिए, क्लास का नाम इस्तेमाल करके फंक्शन को कॉल कर पाओगे, ठीक है। तो स्टैटिक मेथड्स वो होते हैं जो आमतौर पे कुछ आर्गुमेंट्स लेते हैं, कैलकुलेशन करके रिजल्ट दे देते हैं, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। ज़्यादा जब डीप कोडिंग करोगे तो लॉजिक क्लियर होगा, ठीक है। अभी मैं सिखा रहा हूँ तुम लोग को, जब खुद से एक रियल प्रोजेक्ट पे कुछ लोगे, छोटा मोटा गेम बनाओगे या फिर कुछ भी करोगे, तब जाकर चीज़ें, मैक्सिमम चीज़ें मेरा भी कब क्लियर हुआ है जब मैं बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हुआ खुद ब खुद ना। तो ओवर टाइम लॉजिक क्लियर होता जाता है ना कि स्टैटिक क्या करते हैं, नॉन स्टैटिक मेथड्स क्या करते हैं। तो स्टैटिक बेसिकली तुम्हारा जैसे डेटाबेस वर्क कर रहे हो, जितने भी डेटाबेस वर्क होते हैं, इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, तो उसमें ऑब्जेक्ट की क्या आवश्यकता है। ऑब्जेक्ट की बात करें तो जैसे कि कोई गेम है, ठीक है, उसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता कैसे होगा। जैसे कोई कैरेक्टर है, जैसे सबवे सर्फर खेले होगे तो उसमें जो कैरेक्टर दौड़ता है तो ओवर टाइम वो कुछ कॉइन्स वगैरह कलेक्ट करता है, कुछ
आउटफिट पहन लेता है, कुछ भी, मैं तो खेला नहीं हूँ, कुछ बैग अगर दौड़ते दौड़ते कुछ बैग एक्स्ट्रा आ जाए तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज चेंज हो सकता है ना। स्टैटिक क्या होता है, ऐसे फंक्शन होते हैं जिनका प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होगा, वो एक स्टैटिक मतलब स्थिर। तो कोई डेटाबेस वर्क कराना हुआ, इन्फॉर्मेशन किसी फॉर्म से निकालना हुआ, डेटाबेस में सेव कराना हुआ, तो तुम्हारा जो वो फंक्शन जो फॉर्म से इन्फॉर्मेशन निकालेगा और डेटाबेस में सेव करेगा वो स्टैटिक होगा, उसका किसी से लेना देना नहीं, वो इन्फॉर्मेशन लिया और तो जब ज़्यादा कोडिंग करोगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। अभी तक ये जानो कि स्टैटिक वेरिएबल्स और मेथड को सिंपली क्लास का नेम यूज़ करो, डॉट ऑपरेटर लगाओ और यूज़ कर पाओगे कहीं भी, ठीक है। मैक्सिमम टाइम्स जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं वो फाइनल डिक्लेयर किए जाते हैं, मतलब कांस्टेंट, उनके वैल्यू भी चेंज नहीं होते हैं। यहाँ पर देखो अपना मेन फंक्शन भी क्या है, पब्लिक, इसका भी पब्लिक होना कंपलसरी है, ठीक है, बात समझो ना। तुम अगर डेमो क्लास को एक्सेसिबल बना दिए, जावा रन टाइम इसके पास पहुँच पा रहा है, लेकिन इसका जो फंक्शन है वो प्राइवेट हो गया, मतलब तुम कंप्यूटर को बोल रहे हो कि इसका ठीक है, इस क्लास को कोई भी यूज़ करे, इस क्लास को कोई भी यूज़ करे, लेकिन ये मेन फंक्शन इसका प्राइवेट प्रॉपर्टी है, बात समझना। तो डेमो क्लास डॉट मेन जैसे ही जावा रन टाइम कॉल करेगा तो डेमो क्लास मेन को यूज़ नहीं करने देगा, बोलेगा मेन मेरा खुद के लिए है। तो मेन का भी पब्लिक होना, ना प्राइवेट ना प्रोटेक्टेड ना डिफ़ॉल्ट, पब्लिक होना, दोनों का पब्लिक होना कंपलसरी है, ठीक है। कुछ डाउट? स्टैटिक देखो स्टैटिक जो क्या हुआ, बोलो जल्दी से, किसी डाउट? पब्लिक ना लगाया वहाँ पर तो कहाँ पर? क्लास में लिखे, क्लास लिखे और क्लास नेम लिखे। हाँ जो पब्लिक करने से लगा ली क्लास नेम, हाँ अगर पब्लिक ना लगाए तो देखो मेरी बात सुनो, पहले के जावा में क्या होता था, जब मैं पहले कोडिंग करता था तो पब्लिक कंपलसरी था। अभी के केसेस में मैं कभी देखा हूँ शायद बिना पब्लिक के भी काम कर देता है, ठीक है, तो उसको एक बार करके देख लेना, ठीक है। बिना पब्लिक के भी पिछले मैं कुछ वर्षों से देख रहा हूँ जो इम्प्लीमेंटेशंस आए हैं जावा के, वो बिना पब्लिक के भी काम करता है, ठीक है। लेकिन रिकमेंडेड यही है कि पब्लिक लगाओ ज़रूर, ठीक है। और इसमें तो 100% बिना पब्लिक के काम नहीं करेगा, नो डाउट, ठीक है। किसको? नहीं काम करेगा, नहीं चलेगा, कंपाइल नहीं होगा। क्या दूसरे तरीके से कंपाइल करोगे बताओ? कंपाइल दूसरे तरीके से कैसे करोगे? एक ही अपने पास ऑप्शन होता है, क्योंकि कंपाइलर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसको प्रोग्रामिंग के पूरे रूल्स बताए गए होते हैं। क्या तुम्हें जावा का पूरा रूल पता है? और पूरा रूल पता है तो फिर तुम्हें कंपाइलर बनाना पड़ेगा जावा का ना, और जावा का कंपाइलर बना लोगे तो तुम दूसरा लैंग्वेज भी क्यों नहीं डेवलप कर पाओगे, बात समझो ना। 1991 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ और इतनी बड़ी कंपनी के इतने बड़े बड़े स्टाफ लगे हैं, तब जाकर 4 से 5 साल में फर्स्ट वर्जन तैयार कर पाए। तो क्या तुम जावा कंपाइलर बना लोगे अकेले दम पे? सोचो ना, वो भी उसका कंपाइलर जिसके अभी रूल्स बहुत एडवांस हो चुके हैं, ठीक है। तो कंपाइल करने का एक ही तरीका है कि जो तुम्हारे पास जावा सी कंपाइलर है, और किस तरीके से कंपाइल करोगे? कोई तरीका नहीं। अब जावा का प्रोग्राम सी कंपाइलर से तो कंपाइल होगा नहीं, पाइथन कंपाइलर से कंपाइल, पाइथन में इंटरप्रेटर होता है, ठीक है। मेन मेथड में पब्लिक हटा दे तो किसी और तरीके से उसे रन करा सकते हैं? कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है, तब तक कोई तरीका नहीं जब तक तुम डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे हो, ठीक है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन में मेन मेथड होना कंपलसरी है, और जब मेन मेथड होगा तो उसका सिग्नेचर भी एज इट इज़ होना अनिवार्य है। बस यहाँ पर चेंज कर सकते हो क्योंकि ये वेरिएबल नेम है, यहाँ पर कुछ भी रख सकते हो, बाकी सब कुछ 100% एज इट इज़ होना चाहिए, ठीक है। एप्लेट बनाओगे तो उसमें मेन मेथड होता ही नहीं है। देखो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, होता क्या है कि ये जो होता है इसको बोलते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट। तुम ऐसा प्रोग्राम बनाए हो, तुम चाहते हो जब तुम्हारा प्रोग्राम रन किया जाए, जैसे तुम प्रोग्राम बना रहे हो कि फाइल XYZ है, डी ड्राइव के डी ड्राइव में ही स्टोर है XYZ। तुम प्रोग्राम बनाए कि XYZ का नाम चेंज करने के लिए प्रोग्राम बनाए हो, बहुत ध्यान सुनना, ठीक है। तुम ऐसा प्रोग्राम लिखे हो जिसमें तुम चाहते हो XYZ नाम का जो फाइल डी ड्राइव में स्टोर है उसका नाम तुम चेंज करके ABC, मतलब जो यूज़र दे, तो तुम यहाँ पर कमांड लाइन आर्गुमेंट मेंशन कर देते हो। हर एक प्रोग्राम जितने भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन हैं सभी का एक कमांड लाइन आर्गुमेंट
पे ही इम्प्लीमेंट होता है। तुमने जावा कॉल किया ना, जावा भी एक सॉफ्टवेयर है, उसका भी ये जो यहाँ पर फाइल नेम देते हो क्या है, उसका स्ट्रिंग आर्ग्स है, समझो। यहाँ पर जो देते हो ना उसको आर्गूमेंट देते हो। कमांड लाइन आर्गूमेंट मतलब जब कमांड से रन किया जाता है कोई भी सॉफ्टवेयर तो उसको आर्गूमेंट दे सकते हो, ऑप्शनल रहता है, दो या ना दो। यहाँ पर जो फाइल देते हो ना, ऐसे ही तुम एक प्रोग्राम बना सकते हो जहाँ पर जब तुम उसको रन करोगे तो लिखोगे जावा, हाँ जो भी ड्राइव रहेगा उसमें लिखोगे जावा जे स्मॉल रहेगा जावा का ना, फिर अपना फाइल लिखोगे ना, जो भी नाम है तुम्हारा, प्रोग्राम फॉर रीनेमिंग अ फाइल, मतलब तुम्हारे प्रोग्राम का नाम क्या है, प्रोग्राम फॉर रीनेमिंग फाइल। अब तुम वहाँ पर आर्गुमेंट दे सकते हो दो पाथ या फिर दो, हमेशा स्ट्रिंग आर्गुमेंट चलता है कमांड लाइन में ना, तो दो स्ट्रिंग मेंशन करोगे। पहला स्ट्रिंग पाथ रहेगा, किसका पाथ, जिसका नाम चेंज करना है, तो यहाँ पर तुम पास कर सकते हो फॉर एग्जांपल डी, जो भी XYZ नाम है उसका, ठीक है। और दूसरा आर्गुमेंट स्पेस देकर क्या पास कर सकते हो, नया नाम, नया नाम क्या पास कर सकते हो, नया नाम। तो ऐसे बहुत रिक्वायरमेंट होते हैं। सॉफ्टवेयर बेसिकली इसी आर्किटेक्चर बनता है कि जब कमांड लाइन से कॉल किया जाए तो वो आर्गुमेंट दिए जाए, तो वो तुम्हारा सॉफ्टवेयर जब रन करेगा तो यहाँ पर तुमने दो आर्गुमेंट दे दिया। अब ये दो आर्गुमेंट है तो यहाँ पर भी इम्प्लीमेंटेशन अंदर करना पड़ेगा। आर्गुमेंट एट इंडेक्स 0, आर्गुमेंट एट इंडेक्स 1 को निकालना पड़ेगा ना, तो रीनेमिंग का कोड लगाना पड़ेगा। तो ये कमांड लाइन आर्गुमेंट है। ये जो वैल्यू होता है ना, ये कहाँ पर जाता है, इस वेरिएबल के अंदर ना। इस वेरिएबल जो एरे टाइप वेरिएबल है उसके 0 इंडेक्स, मतलब पहला एलिमेंट आर्ग्स का क्या हो जाएगा, पहला आर्गुमेंट, आर्ग्स का दूसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा, दूसरा आर्गुमेंट। कितने भी दे सकते हो, कितने भी दे सकते हो, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, बात आई समझ में। तो यहाँ पर इन चीज़ों को ये तुम्हारे सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम में अवेलेबल हो जाएगा। जैसे ही यूज़र इस आर्गुमेंट के साथ रन करेगा इसमें आ जाएगा। अब यहाँ पर तुम निकाल लोगे ना, जैसे यहाँ पर निकालोगे स्ट्रिंग फाइल पाथ, क्या लिखोगे, फाइल पाथ इक्वल्स टू आर्ग्स एट इंडेक्स 0, फाइल पाथ आ गया। ये चीज़ इमेजिन करो कि सब अब इसमें आ गया, बात समझ रहे हो ना। तो कमांड लाइन आर्गुमेंट इसी वजह से दिए जाते हैं कि जब तुम कमांड लाइन के थ्रू, कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू सॉफ्टवेयर को रन करो तो कुछ इनिशियल आर्गुमेंट मेंशन कर दो। ठीक है। अब जैसे तुम प्रोग्राम बना रहे हो इंटरनेट से कनेक्ट करके कुछ फाइल लेने के लिए, तो यहाँ पर तुम बना सकते हो कि वहाँ पर वो डोमेन नेम क्या बोलते हैं उसको, वेबसाइट एड्रेस www.xyz.com मेंशन कर दो। जैसे प्रोग्राम रन किया तो तुरंत वो xyz.com से कनेक्ट करके रिसोर्सेज को लाकर दिखा देगा कमांड प्रॉम्प्ट में। अब इसका अल्टरनेटिव तुम लोग आमतौर पे करते हो कि यहाँ पर तो कोई भी कमांड नहीं पास करते हो, वहाँ पर कहते हो प्लीज़ एंटर द वेबसाइट नेम, स्कैनर क्लास वगैरह से ले लेते हो इनपुट स्ट्रीम रीडर से ना, वो भी तरीका है। तुम चाहते हो क्विक हो, फास्ट हो, तो तुम इसका यूज़ कर पाओगे। बात है समझ में। हर एक प्रोग्राम में कमांड लाइन आर्गूमेंट के हिसाब से ही इंप्लीमेंट किया जाता है ना, कि जब डॉस में वो रन करे। इसका और भी फ़ायदा है कि जब कभी कभी तुम अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान सॉफ्टवेयर के कोड में ही दूसरे प्रोग्राम को कॉल करते हो, दूसरे प्रोग्राम को कॉल करते हो, ठीक है। जैसे मैं अभी सॉफ्टवेयर जब बनाया था स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसमें डेटाबेस का बैकअप भी करना था। कभी देखोगे सॉफ्टवेयर तो सेटिंग में जाओगे, फिर बैकअप का ऑप्शन है ना, तो बैकअप पे क्लिक करोगे तो सब कुछ बैकअप हो जाता है। अब माई एसक्यूएल का बैकअप तुम लोग देखे होगे तो कमांड लाइन से कर सकते हो या फिर वर्क बेंच से। कमांड लाइन तुम्हारा करेक्टर यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, वर्क बेंच GUI माउस से क्लिक कर। तो वहाँ पर मैंने क्या किया, अपने सॉफ्टवेयर में जब सेटिंग पे क्लिक करते हो और बैकअप नाउ पे क्लिक करते हो, तो वहाँ पर मैं माई एसक्यूएल को कॉल करता हूँ। माई एसक्यूएल डंप नाम का एक प्रोसेस होता है जो कि माई एसक्यूएल के इंस्टॉलेशन फोल्डर में रहता है, उसको मैं अपने जावा प्रोग्राम में कॉल करता हूँ, उस प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो जब भी एक प्रोग्राम में दूसरे प्रोग्राम को रन किया जाता है तो कमांड लाइन मेथड से ही रन किया जाता है, ठीक है। तो जब मैं उसको माई एसक्यूएल डंप को, मतलब बैकअप वाले फंक्शनलिटी को माई एसक्यूएल के कॉल किया, प्रोग्राम को कॉल किया, तो मैंने उसको आर्गूमेंट दे दिया कि जो बैकअप होगा उसको सेव कहाँ करना है। पता समझ में ना, माई एसक्यूएल डंप डॉट EXE स्पेस देकर यूज़र नेम, पासवर्ड और कुछ और भी आर्गूमेंट्स थे वो सब मैंने दिया उसको। साथ में आर्गूमेंट में ये भी बताया कि कहाँ पर सेव करना है। कमांड लाइन बहुत ही मदद करता है एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर बनाने में। जब तुम सॉफ्टवेयर कोई भी लिखोगे तो उसका कमांड लाइन होना चाहिए। मैक्सिमम अच्छा प्रैक्टिस तब होगा जब तुम इसको यूटिलाइज करोगे। तुम्हारे प्रोग्राम को दूसरा प्रोग्राम को ही कॉल करके काम करा पाए, उसके लिए जरूरी है कि ये तुम करो, ठीक है। सिंपल सी बात।
तो ये लाइन समझ में आ गया, पब्लिक स्टैटिक वाइड, वाइड मतलब मेन फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। टाइम कितना हुआ? देखो वाइड मतलब कि अपना मेन फंक्शन पूरा प्रोसेसिंग करेगा जो भी करना है, लेकिन कुछ रिटर्न नहीं करेगा। मेन आइडेंटिफायर फंक्शन का नाम, मेन फंक्शन का नाम, उसका आर्गुमेंट, वन आर्गुमेंट फंक्शन होता है मेन। कितने आर्गुमेंट है बताओ जल्दी से? एक आर्गुमेंट ना, एरे टाइप, स्ट्रिंग एरे टाइप। इसका इम्प्लीमेंटेशन जस्ट अभी समझे ही हो। फंक्शन ब्लॉक, फंक्शन ओपन हुआ क्लोज हुआ, उसमें फंक्शन के इंस्ट्रक्शंस। तो एक इंस्ट्रक्शन था, इसको इग्नोर करो, वही एक इंस्ट्रक्शन था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो आई एम सुनील। अब ये सब तुम लोग को पता ही है, फिर मैं थोड़ा बेसिक एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये सिस्टम अपना क्लास नेम हो गया, उस क्लास नेम का ये आउट क्या है? हाँ, ऑब्जेक्ट है। सिस्टम क्लास में आउट एक सिस्टम क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं, ये बात याद रखना। सिस्टम क्लास में एक ऑब्जेक्ट है जो कि स्टैटिकली डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। ये दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट है ना। जैसे मैं क्लास ABC लिखूं, यहीं पर जैसे क्लास डेमो क्लास है ना, अब यहाँ पर मैं लिख दूं स्कैनर, स्टैटिक स्कैनर, स्कैनर SC। अब ये SC इसका ऑब्जेक्ट थोड़ी है, ये तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट है ना, स्टैटिक। अब मैं कहीं भी डेमो क्लास डॉट SC यूज़ कर सकता हूँ, कहीं पर भी डेमो क्लास डॉट SC। बात आई समझ ना? ऐसा ही है, सिस्टम क्लास में किसी दूसरे का ऑब्जेक्ट बनाया गया है, वो भी स्टैटिक है, इसलिए सिस्टम क्लास का नाम आउट स्टैटिक मेथड मेंबर है ना, तो क्लास का नाम और वो मेंबर का नाम, ये ऑब्जेक्ट है किसी दूसरे। जैसे यहाँ पे स्कैनर का ऑब्जेक्ट SC है ना इस क्लास में, तो डेमो क्लास डॉट SC यूज़ कर सकते हो, वैसे सिस्टम डॉट आउट, सिंपल। इस आउट ऑब्जेक्ट में मेथड है, स्टैटिक मेथड है, सॉरी नॉन स्टैटिक मेथड है, ऑब्जेक्ट ना है ना, ये क्लास में नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये आउट ऑब्जेक्ट जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है, उस क्लास में प्रिंटलन मेथड डिफाइन किया गया है। आउट ऑब्जेक्ट जिस क्लास से बना है, उस क्लास में प्रिंटलन, प्रिंट, प्रिंटफ बहुत से फंक्शन डिफाइन किए गए हैं प्रिंटिंग के लिए। प्रिंटिंग कहाँ पर? आउटपुट विंडो में। कहाँ पर प्रिंटिंग? आउटपुट विंडो में, ठीक है। इसको कंसोल भी बोलते हैं। सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन समझ में आई? ये प्रिंटलन स्टैटिक नहीं है, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट से कॉल हो रहा है, ठीक है। हाँ होता है, जब आउट है तो इन भी होगा, इसी दिमाग से कह रहे हो ना, जब आउट होगा तो इन तो होगा ही होगा, ठीक है। देखो मेरी बात, जब तुम रीड करोगे कीबोर्ड से ना, इनपुट स्ट्रीम रीडर वगैरह यूज़ करोगे इनपुट देने के लिए, वो सिस्टम डॉट इन पास करोगे ना। इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लासेस होते हैं, बफर रीडर क्लासेस होते हैं, तो उसमें सिस्टम डॉट इन बेसिकली रिप्रेजेंट करता है तुम्हारे स्टैंडर्ड इनपुट जो अटैच है कंप्यूटिंग सिस्टम से। तुम्हारे कंप्यूटिंग सिस्टम से जो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस अटैच है, तो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस क्या होता है आमतौर पे? कीबोर्ड। सिस्टम डॉट इन मतलब कीबोर्ड। क्या इनका क्या मतलब समझोगे? कि कीबोर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस को वो रिप्रेजेंट करता है इन। आउट रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस को। तो अपना मॉनिटर होता है, मॉनिटर में भी वो विंडो जिसमें आउटपुट दिखता है जावा प्रोग्राम का, उसको कंसोल बोलते हैं या फिर टर्मिनल, ठीक है। सिंपल सी बात। आउट ऑब्जेक्ट का एक बिहेवियर है, बिहेवियर मतलब उसकी क्षमता है प्रिंट करने की ना। तो प्रिंटलन उसके पास क्षमता है प्रिंट करने की स्क्रीन पे, किसके पास? आउट, ऐसा ऑब्जेक्ट है ना। तो आउट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टैंडर्ड आउटपुट को ना, मॉनिटर को। मॉनिटर में बेसिकली उस विंडो को जिसपे आउटपुट आता है, ठीक है। तो विंडो के पास क्षमता है अपने अंदर कुछ दिखाने की, जो आर्गुमेंट दोगे वही दिखा देगा हमेशा। इसको स्ट्रिंग, इसको जो है प्रिंटलन को आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट टाइप चाहिए होता है, ठीक है, या फिर स्ट्रिंग टाइप। स्ट्रिंग पास किया ना, जो स्ट्रिंग का कंटेंट रहेगा वही स्क्रीन में दिखा देगा, सिंपल। हाँ बात समझ में आई? प्रिंटलन है, प्रिंट भी होता है। प्रिंटलन क्या करता है? एक जो आर्गुमेंट था वो प्रिंट करके लाइन चेंज कर देता है आउटपुट स्क्रीन पे। एक लाइन प्रिंट किया, लाइन चेंज कर, प्रिंट क्या करता है? लाइन प्रिंट करके वहीं पर रह जाता है कैरेट अपना, ठीक है। स्लैश एन कर दो ना, दो लाइन चेंज हो जाएगा। एक लाइन तुम यहाँ पर चेंज कर दिए, एक ये कर देगा, दो लाइन नीचे उतर जाएगा, ठीक है। स्लैश एन को न्यू लाइन कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो जहाँ स्लैश एन आएगा डिस्प्ले के समय, आउटपुट समय, वो टैब के लिए होता है,
/t भी होता है ना हॉरिजॉन्टल टैब के लिए, तो टैब एक ठीक है हॉरिजॉन्टल टैब होता है वो। उसके बाद मेन फंक्शन क्लोज, क्लास डेफिनेशन क्लोज, इसको सेव किया .java से, कंपाइल किया .class फाइल बना, .class फाइल को ही बाइट कोड बोलते हैं ना, सिंपल .class फाइल को ही बाइट कोड बोलते हैं। और जब तुम कमांड प्रॉम्प्ट में जावा लिखते हो, मतलब जावा रन टाइम को बेसिकली कॉल कर रहे हो, आर्गुमेंट देते हो ना, इसका भी कमांड लाइन आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट देते हो, वो फाइल नेम, वो बाइट कोड वाला जो फाइल है उसका नाम पास कर देते हो, जावा डेमो क्लास, एंटर, डेमो क्लास रन करेगा तो आउटपुट स्क्रीन में दिखा देगा हेलो आई एम सोहेल, ठीक है। और आज के लिए जो है अभी इतना ही कर सकते हैं। कल से जो है अभी थोड़ा सा ओवरव्यू कल हुआ था, आज कुछ अच्छी क्लास बातें तुम लोग जाने, ठीक है। जो बात सुनते हो उसको रिकॉल किया करो ना, क्योंकि सुनने में बहुत आनंद आता है, लगता भी कि हम बहुत नई चीज़ें सीख रहे हैं, लेकिन नई चीज़ें सीख कर उसको स्टोर करना ही बहादुरी है ना। एक बार रिकॉल कर लिए, मैं बता दिया, आधे घंटे बाद उस चीज़ को दोहराओ मन में, तो वो ऐसा तुम्हें नॉलेज स्टोर हो जाएगा दिमाग में कि हमेशा लाइफ टाइम स्टोर रहेगा और काम आएगा, ठीक है। तो मैंने जो भी जावा की हिस्ट्री से लेकर अभी तक बताया उसको दिमाग में बैठाने का कोशिश करो, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही।